आपने लफ्ज़ सोजिश, इन्फ्लामेशन को अक्सर सुना होगा, लेकिन ये असल में है क्या और ये कैसे होती है? अस्सलाम अलैकुम, सबको खुश आमदीद। मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड-गट्टामोनत तरीका इस्तेमाल करते हुए उनके मुदाफ़ती निज़ाम की सोजिश और हाज़मे की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने मेरे हज़ारों मरीज़ों को उनकी अलामात से निजात दिलाई है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको सोजिश के 3 बड़े रास्ते दिखाऊंगा जो अल्सरट्यूब कोलाइट्स की अलामात को मजीद ख़राब करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सोजिश बायोकेमिकल सतह पर कैसे काम करती है और उन नुकसानदेह रास्तों से कैसे बचा जा सकता है ताकि सोजिश को तेज़ी से ख़त्म किया जा सके। ये मौजू थोड़ा सा तकनीकी हो जाता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर आप आखिर तक साथ रहें तो मैं कुछ अमली निकात भी बताऊंगा जिन्हें आप सोजिश से बचने और अलामात को हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मवाद जो अब देखने वाले हैं मेरी माइंड-गट्टामोनत एकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी अल्सरट्यूब कोलाइट्स की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दी जाए। चाहे तशखीस वाज़े ना हो, इस कोर्स में हम इजाफी रास्तों का जायज़ा लेते हैं जो सोजिश को हल करने के लिए मुफीद हो सकते हैं। अपनी कुछ और वीडियोज़ में मैंने जिक्र किया था कि अल्सरट्यूब कोलाइट्स की सोजिश के 5 बड़े मुहर्रिकात हैं और उन 5 मुहर्रिकात में खुराक, हाजमा, नींद, ज़हनी दबाव और वर्जिश शामिल है। और अगर आप इस वीडियो को पस मंज़र के तौर पर देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर नज़र डालें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता हूं जो अल्सरट्यूब कोलाइट्स के मरीज़ों के लिए लाजमी देखने वाली हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। और ये वाकई मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब सोजिश के मौजू पर जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो समझते हैं कि सोजिश सिर्फ एक ही अमल है, लेकिन हकीकत में इसमें सैकड़ों कीमियाई रास्ते शामिल होते हैं। और अगर आपकी अलामात बहुत शदीद हैं तो आपके जिस्म में ये कई रास्ते एक साथ मुतहर्रिक हो सकते हैं। ये जानना कि सोजिश को क्या चीज़ मुतहर्रिक करती है और ये कैसे काम करती है, आपको इस पर काबू पाने और इसे शुरू होने से रोकने में मदद दे सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम अज़ कम सोजिश की कुछ अहम अक़साम से वाकिफ़ हों। अब याद करें कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में क्या कहा था कि ज़्यादातर सोजिश आपकी आंतों से शुरू होती है। अब इस पर हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। इसलिए जब आपको कोई सोजिशी बीमारी हो जैसे अल्सरट्यूब कोलाइट, तो आपको अपनी खुराक और हाजमे पर गौर करना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। अक्सर सोजिश आंतों से शुरू होती है, इसलिए सोजिश को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंतों को भी ठीक करना होगा। तो इससे पहले कि हम सोजिश की 3 अक़साम पर बात करें, अगर आप वाकई अपनी आंतों को ठीक करने में संजीदा हैं ताकि अल्सरट्यूब कोलाइट्स में बेहतरी आए और तेज़ी से नताइज हासिल हों, तो एक मुफ्त ट्रेनिंग देखें जो मैंने तैयार की है, जिसमें मैं आपको वो खास हिकमत अमलियाँ बताता हूँ जिनसे मेरे क्लाइंट्स ने 6 हफ्तों के अंदर कामयाबी हासिल की। आप नीचे दिए गए लिंक पर इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये लिंक आपको एक सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करके अल्सरट्यूब कोलाइट्स को रिवर्स करने के बारे में मुफ्त ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त गाइड भी शामिल है जिसमें खास ग़िज़ाई तजावीज़ और बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं, ऐसे लोगों की जो बिल्कुल आपकी तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए रिवर्स करके अब सेहतमंद हैं। ये केसेस इसलिए कीमती हैं कि आप देख सकेंगे कि असल लोग सोजिश से कैसे निपटते हैं और वो सिर्फ चंद छोटी तब्दीलियां करके अपनी हालत को कैसे बेहतर बनाने में कामयाब हुए। ये ट्रेनिंग एक मुकम्मल और काबिल अमल मनसूबा बंदी के साथ आती है कि आप ये सब कुछ घर पर खुद कैसे कर सकते हैं। तो बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें। अब आइए सोजिश की 3 अक़साम पर बात करते हैं। ये वीडियो पहले रिकॉर्ड हुई थी जिसमें मुदाफ़ियती निज़ाम के 3 तरीक़ों से मुतहर्रिक होने का बताया गया है। हिस्टामे का रास्ता शायद सबसे अहम रास्तों में से एक है जिसे जानना ज़रूरी है। यहाँ मेरे एक मरीज़ की मिसाल है जिसके जिस्म में कैंडिडा की ज़्यादती की वजह से इवज़िनोफिलिस की मिकदार बहुत ज़्यादा थी। इसके हिस्टामे की सतह इतनी ज़्यादा थी कि इसे सिर्फ अपनी जल्द को हल्के से छूना होता और 30 सेकंड में इसकी जल्द गहरे चुकंदर की तरह सुर्ख हो जाती। इसे डर्माटोग्राफिया कहा जाता है और ये दरअसल छपाकी की एक किस्म है। बदकिस्मती से बहुत से लोगों को इस किस्म का हिस्टामे रद्द-ए-अमल हमेशा रहता है और उन्हें इसका इल्म ही नहीं होता। मैं सिर्फ एक गलत फहमी को दुरुस्त करना चाहता हूँ।
زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں الرجی ہے تو وہ ماحول میں کسی چیز سے آ رہی ہے، جیسے گھاس، بھوسا، پھول، گرد، پھپھوندی۔ اگرچہ یہ جزوی طور پر درست ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی جسم میں زیادہ تر ہسٹامیں دراصل آنتوں میں موجود بیکٹیریا کے ذریعے بنتی ہے، جو ہسٹیڈے کو ہسٹامیں میں تبدیل کرتے ہیں۔ ہسٹیڈین ایک امینو ایسڈ ہے جو کچھ خاص قسم کے پروٹین میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہسٹیڈے ہسٹامیں میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو جسم میں الرجی کے رد عمل کو متحرک کرتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہسٹیڈے پر مشتمل غذاؤں اور ہسٹامیں کو بڑھانے والی غذاؤں دونوں کو محدود کیا جائے۔ ان میں شیلفش، مونگ پھلی اور اناج جیسی چیزیں شامل ہیں، لیکن سب سے بڑا محرک دراصل سادہ کاربوہائیڈریٹس ہے، جیسے چینی، ڈبل روٹی، کریکرز، چپس، جوس، پاستا، ٹافیاں اور کچھ خاص قسم کے پھل۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ تمام میٹھی غذائیں نقصان دہ بیکٹیریا کو خوراک فراہم کرتی ہے اور کینڈیڈا کی زیادتی کو بڑھاتی ہے، جو کہ ایک قسم کا خمیر اور فنگس ہے۔ یہ نقصان دہ بیکٹیریا اور کینڈیڈا خون میں ہسٹامین کی بہت زیادہ مقدار پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں الرجی، تھکن، بدہضمی، خارش، چھپاکی، جسم میں درد اور ناک بہنا جیسی علامات ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہم اس علم کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ایک سادہ جواب یہ ہے: الف، نشاستہ دار غذائیں کم کھائیں، بے سبز پتوں والی سبزیاں اور زیادہ فائبر والی غذائیں زیادہ کھائیں۔ جیم، اپنی آنتوں کی صحت بہتر بنائیں باقاعدہ اجابت کے ذریعے دن میں 2 سے 4 بار۔ پروبائیوٹکس بھی دن میں 2 سے 4 بار لیں اور فاٹو نیوٹرینٹس کا استعمال کریں۔ دال، ان غذاؤں سے دور رہیں جن میں ہسٹیڈین زیادہ ہو، جو کہ ہسٹامین کا پیش خیمہ مالیکیول ہے۔ اب یہ بتانا مناسب ہوگا کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ آنتوں میں بیکٹیریا کی زیادتی یا کینڈیڈا کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک یا اینٹی فنگل لینا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو صرف دن میں 2 سے 4 بار اجابت کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے نظام انہضام سے ناپسندیدہ جراثیم کو نکال سکیں۔ پھر آپ دن میں 2 سے 4 بار پروبائیوٹکس کے ذریعے نظام کو دوبارہ آباد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ طریقہ اپنائیں تو اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی فنگلز کی شاذ و نادر ہی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اینٹی بائیوٹک یا اینٹی فنگل لے بھی لیں تو یاد رکھیں کہ یہ صرف پہلے چند دنوں کے لیے ہی مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد نظام انہضام دوبارہ بیکٹیریا اور کینڈیڈا سے بھر جاتا ہے، خاص طور پر اگر خوراک غیر صحت مند ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہسٹیڈین راستے میں خوراک میں موجود ہسٹیڈین امینو ایسڈز کچھ ایسی غذائیں کھانے پر ہسٹامین میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو نظام میں بیکٹیریا اور کینڈیڈا کی زیادتی کا باعث بنتی ہے۔ یہ ہسٹامین جو خون میں خارج ہوتی ہے، الرجی، ناک بہنا، گلا خراب ہونا، خارش، کھردرا اور خشک جلد، دمہ سانس کی کمی، درد اور تھکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے اریکیڈونک ایسڈ کا راستہ۔ تمام جانوروں کے خلیوں کی جھلی میں چکنائی اور کولیسٹرول ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں اریکیڈونک ایسڈ اور سائٹوکائنز میں تبدیل ہو کر سوزش پیدا کرتے ہیں۔ کیا تمام جانوروں سے حاصل شدہ اشیاء میں اریکیڈونک ایسڈ ہوتا ہے؟ نہیں، صرف گوشت اور چکنائی والے دودھ کی مصنوعات میں۔ یاد رکھیں، اریکیڈونک ایسڈ پروٹین کے حصے سے نہیں آتا۔ یہ خلیے کی دیوار میں موجود چکنائی اور کولیسٹرول سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر انڈے کی سفیدی خالص پروٹین ہے، اس لیے اس میں اریکیڈونک ایسڈ نہیں ہوتا۔ سمندری اور گائے کے کولیجن میں بھی اریکیڈونک ایسڈ نہیں ہوتا۔ چکنائی سے پاک دہی اور بون بروت اس کی مزید مثالیں ہیں۔ لیکن سرخ گوشت جیسی چیز میں بہت زیادہ چکنائی اور کولیسٹرول ہوتا ہے، اس لیے اس میں اریکیڈونک ایسڈ کی پیداوار خاص طور پر نقصان دہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سفید گوشت، مرغی اور مچھلی میں بھی خاصی مقدار میں اریکیڈونک ایسڈ ہوتا ہے کیونکہ ان میں لپڈ کولیسٹرول موجود ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے گوشت اور دودھ کی مصنوعات کی مقدار کو محدود کرنا سوزش میں بہتری لاتا ہے۔ اب میں نمک کے راستے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب وہ زیادہ مقدار میں نمک کھاتے ہیں تو اگلے دن بہت زیادہ پھولا ہوا اور سوزش زدہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر اس وقت زیادہ نقصان دہ ہے جب آپ کو کوئی سوزشی بیماری ہو، کیونکہ نمک جسم میں درد کی مقدار بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ٹیبل سالٹ یعنی سوڈیم کلورائڈ سفید خون کے ایک خاص خلیے کو فعال کرتا ہے جسے TH17 کہا جاتا ہے۔ یہ مدافعتی خلیے ایک راستہ فعال کرتے ہیں
जिसे एसजी के एक कहा जाता है, जो खुद कार मुदाफ़ती बीमारी और सोजिश का बायस बनता है। इसीलिए अगर आपको किसी भी किस्म की मुदाफ़ती सोजिशी या हाजमे की बीमारी है, तो नमक से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी याद रखें कि नमक बहुत सी ऐसी ग़िज़ाओं में भी होता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। ज़्यादातर पैक शुदा ग़िज़ाएँ, मीठे, बेकरी की अशिया और सॉसेज़ में सोडियम की बड़ी मिकदार होती है, और ये बात मुझे वाकई हैरान कुन लगी। चिकन में भी काफ़ी ज़्यादा सोडियम होता है, क्योंकि असल में इसके गोश्त में नमकीन पानी इंजेक्ट किया जाता है। कभी कभार नमकीन पानी का वज़न असल गोश्त के वज़न का 30% तक होता है, इसलिए तवज्जो दें। आप अनजाने में अपनी हालत को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं ऐसी चीज़ खाकर जिसमें आपको लगता है कि नमक नहीं है, लेकिन हकीकत में होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुनासिब हद किया है, तो तारीफ़ी तौर पर बहुत से लोग 2 ग्राम यानी 2000 मिलीग्राम बताते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये भी ज़्यादा है। मेरे ख़्याल में आप 1 ग्राम या इससे भी कम, मसलन आधा ग्राम यानी 500 मिलीग्राम पर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिस्म के पास आम खाने से नमक निकालने के अपने तरीक़े होते हैं। याद रखें, चंद सौ साल पहले तक जब गोश्त महफूज करने के लिए नमक दरियाफ्त हुआ और नमक की तिजारत शुरू हुई, इंसानों ने कभी भी अपनी खुराक में नमक नहीं मिलाया था। ये भी सामने आया है कि बहुत सी सोजिश वाली और मुदाफ़ती बीमारियां उन ममालिक और इलाकों में ज़्यादा आम थीं जहां लोग ज़्यादा मिकदार में नमक इस्तेमाल करते थे। TNA अल्फ़ा और IL-6 मेरी राय में ये सबसे अहम में से एक है। जब भी जिस्म में सोजिश का कोई मुहर्रिक होता है, तो जिस्म के पास ये इंतखाब होता है कि वो इससे मुनासिब तरीक़े से निमटे या गैर फ़ाल अंदाज में। अगर मुदाफ़ती निज़ाम ये फ़ैसला करे कि वो गैर मददगार तरीक़े से रद्द अमल देगा, तो जिस्म ऐसी सोजिश पैदा करेगा जो अपनी ही बाफ्तों पर हमला करेगी। IL-6 और TNA अल्फ़ा सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जिन्हें आप खून में माप सकते हैं, जो ये पेश गोई करते हैं कि आया जिस्म गैर फ़ाल रद्द अमल देगा या सेहतमंद रद्द अमल। दर हकीकत ये साइटोकिन्स बहुत सी दायमी बीमारियों में शामिल हैं। IL-6 और TNA अल्फ़ा को सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक करने वाली चीज़ों में से एक खुराक में चिकनाई है, ख़ास तौर पर जानवरों की चिकनाई, ख़ास तौर पर सुर्ख गोश्त में, लेकिन अमूमी तौर पर गोश्त में भी। मक्खन, दूध और पनीर भी मसला है। वो लोग जिनके IL-6 और TNA अल्फ़ा की सतह सबसे कम होती है, वो फाटो न्यूट्रेंट डाइट पर अमल करते हैं, जिसमें बहुत सारी सेहतमंद सब्जियां और सेहतमंद चिकनाइयाँ जैसे जैतून का तेल शामिल होता है। दीगर चीज़ें जो मुअस्सिर हैं, उनमें वक्फे से रोज़ा रखना शामिल है। यहाँ एक और दिलचस्प तहकीक है जो ये ज़ाहिर करती है कि अगर आप बिल्कुल सही खुराक भी ना खाएं, तब भी खुराक में फाटोन्यूट्रिएंट्स और ख़ास तौर पर पॉलीफिनॉल्स की मिकदार बढ़ाने से आंतों में खुराक से पैदा होने वाले IL-6 की पैदावार कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पिपरोनी पिज़्ज़ा भी खा लें और उसके बाद कोई फाटोन्यूट्रिएंट वाली चाय पी लें, तो ये चिकनाई के असरात को कम कर देती है, जैसे कि एक बचाव का तरीका हो। इसके अलावा मैं आपको यहाँ एक और कीमती बात बताने वाला हूँ। इन सतहों को कम करने के लिए सबसे आसान कामों में से एक ये है कि आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लें। पता चला है कि अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो तो IL-6 और TNA अल्फ़ा की सतहें बढ़ जाती हैं। ये इन नज़रियात में से एक है कि क्यों ख़त इस्तिवा के करीब ममालिक जैसे कि अफ्रीका, जहाँ सूरज की रोशनी से विटामिन डी काफ़ी मिलता है, बीमारियों के खिलाफ बेहतर मुदाफ़ती रद्द अमल रखते हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपको किस किस्म की सोजिश का सामना करना पड़ता है और आपने इसके लिए क्या चीजें आजमाई हैं जो वाकई कारआमद साबित हुई। नीचे कमेंट करें और अपनी राय से मुझे आगाह करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल की सपोर्ट करें, इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मजीद मुफीद टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमेशा की तरह ये हैं डॉक्टर चानो दी सॉरी माइंड गट्टा मोनेट क्लिनिक के साथ, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।